हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज का अपना टॉपिक है थर्ड लेवल, जो कि सीबीएसई और आरबीएसई 12th के सिलेबस में है। माना जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है ये, लेकिन फिर भी अगर इसको थोड़े तरीके से पढ़ा जाए या बिल्कुल इसको एक अलग लेवल से पढ़ा जाए ईजी वे में, तो ये बिल्कुल क्लियर होता है। और मेरा विश्वास है कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको लगभग सभी जो क्वेश्चंस हैं लर्न करवा सकता हूं या लर्न करवा दूंगा। आप मेरे साथ साथ जहां जहां मैं बोलूँ वहां रिपीट करते जाएंगे, आप सब लोग भी मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है थर्ड लेवल। बात यहां से स्टार्ट होती है कि थर्ड लेवल इट मीन्स तीसरा स्तर। ये बात है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क की। कहाँ की है? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क की। वहाँ के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क पे दो ही क्या है लेवल है, लेकिन अपना जो मेन हीरो है चार्ली, वो ये बोलता है कि वहाँ 3 लेवल है। इट मीन्स थर्ड लेवल चार्ली का इमेजिनेशन लेवल है। इमेजिनेशन मीन्स वो केवल कल्पना करता है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो थर्ड लेवल की बातचीत हम करें तो इट मीन्स अपने आप को किसी एक इमेजिनरी लेवल पे ले जाना। जैसे इसको हम एक अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बचपन में छोटा सा बच्चा जो दौड़ रहा होता है वो गिर जाता है, और गिरते ही जैसे उसके घुटने पे लगी, इवन ही इज जस्ट गेटिंग अ ब्लीडिंग, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन जैसे वो गिरता है एक बड़ा आदमी बोलता है लो चींटियां मार दी इसने। अब बच्चा उस खून को और अपने दर्द को भूल जाता है, वो चींटियों को ढूंढने लग जाता है। इट मीन्स उसको इस दर्द से दूर करने के लिए उसको एक इमेजिनरी लेवल पे ले जाया गया कि यहाँ पहले चींटियां थी और तूने उनको क्या कर दिया, मार दिया, दफन कर दिया। इसको दूसरे लेवल से और समझते हैं। जैसे अपने घर पे एक छोटा बच्चा है और उसके पास में कोई खिलौना है, क्लियर। अब अगर कोई दूसरा बच्चा आ जाए तो बच्चा भी इससे खेलना चाह रहा होगा, तो जो बच्चा इससे खेलना चाह रहा है दूसरे बच्चे को इसका खिलौना पसंद आएगा। अब दूसरे वाला बच्चा बोल रहा है इस खिलौने को मैं लूंगा, वो छोटे वाला तो देने वाला कहाँ से कि उसका खुद का है। तो जैसे ही उसके जो दूसरे वाले बच्चा है उसके मम्मा आते हैं और उस खिलौने को लेके बोलते हैं ले जा कौवे। अब वो और उसको छुपा लेते हैं। इट मीन्स जब उसको बोलते हैं ले जा कौवे, तो वो सोचता है कि शायद कौवा इस चीज को ले गया, इस दर्द से इस दुख से उसको बचाने के लिए, क्योंकि बच्चे के पास से जैसे खिलौने लेंगे वो रोएगा, तो उसको रोने से बचाने के लिए उसको एक इमेजिनरी लेवल पे ले जाया गया कि एक मिस्टर इंडिया नाम से कौवा था, वो अचानक से गायब हो गया और बच्चा उस खिलौने को छोड़कर वो डायरेक्टली कहाँ आ जाता है, अपने कौवे को ढूंढने लग जाता है। इट मीन्स जब अपने आप को किसी भी परेशानी से बचने के लिए हम थर्ड लेवल पे ले जाते हैं, इमेजिनरी लेवल पे ले जाते हैं, उसी को थर्ड लेवल कहा जाता है। और लगभग यही बातें अपने इस चैप्टर में देखेंगे। अब हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड, जैसे कि मैंने पहले आपको इसकी पूरी कहानी सुना रखी है, लेकिन इस चैप्टर में और इस जो नोट्स मैंने यहाँ राइट किए हैं उसके थ्रू आपको लगभग सभी जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, आज से पहले बने हैं या इन फ्यूचर भी बनेंगे, सबसे सभी इसमें क्लियर होते जाएंगे। अब आते हैं अपने लाइन टू लाइन इसके एक्सप्लेनेशन पे। ये वेरी शॉर्ट नोट्स हैं और इसके थ्रू आप सभी क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। इज इट क्लियर? मैं बोलते जा रहा हूँ, लर्न करवाते जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे। ओके, चैप्टर का नाम है थर्ड लेवल। ओके, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द रेल रोड्स ऑफ न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क में रेल सिस्टम है उसके जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, उसके सभी जो प्रेसिडेंट्स हैं, अध्यक्ष हैं, वो ये बोलते हैं देयर आर ओनली 2 लेवल्स। वहां कितने लेवल हैं? 2 लेवल हैं। आप मेरे साथ बोलेंगे कितने लेवल हैं? ओनली 2 लेवल्स। इज इट क्लियर? बट, और वो भी कहाँ के हैं? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। ये आपको ध्यान रखना, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन कहाँ के लेवल की बातचीत हो रही है, तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क की बातचीत हो रही है। 2 लेवल कौन बताते हैं? ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ द रेल रोड ऑफ न्यूयॉर्क, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। जो सभी प्रेसिडेंट्स हैं वो बताते हैं वहां केवल 2 ही लेवल हैं, जबकि अपना मेन हीरो चार्ली ऐसे बोलता है। अब ये पूछा जाए 3 लेवल किसके द्वारा बताए गए, बट चार्ली जस्ट क्लेम्स, दावा करता है किसके लिए, दैट देयर इज ऑल्सो थर्ड लेवल। तीसरा लेवल भी वहां क्या करता है, अस्तित्व में है, तीसरा लेवल भी है। इज इट क्लियर? तीसरा लेवल कौन बोलता है? चार्ली, जो कि अपना इस कहानी का मेन हीरो है। इज इट क्लियर? और तीसरा लेवल उसको लगता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे तीसरा लेवल भी है। एक लेवल जहां अपनी जो यूजुअली 20th सेंचुरी की जो अपनी चलती है ट्रेनें वो चलती हैं, इसके अलावा जिसको हम मेट्रो बोलते हैं बेसमेंट में, वो ये बोलता है कि इसके नीचे एक और बेसमेंट है। इज इट क्लियर? आगे चलता है। अच्छा, ये बात जब उसको समझ में आई कि वहां तीसरा लेवल है, सबसे पहले क्वेश्चन ये है, सबसे पहले चार्ली ने इस थर्ड लेवल के बारे में किसको बताया? तो किसको बताया? हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम। उसका एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था, मनोचिकित्सक,
जो जैसे कोई मेंटली प्रॉब्लम में आता है तो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं लोग, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसको सही करते हैं। तो उसके काफी सारे दोस्तों में एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड भी था और उसका नाम था सैम। आपको इसको याद रखना, उसके दोस्त का क्या नाम था? सैम, जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। ठीक है, उससे जब कहा ना कि यार मुझे कभी कभी लगता है कि तीसरा लेवल भी है, तो उसने ऐसे कहा कि तू पागल है। उसने क्या कहा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसने कहा कि ही इज अनहैप्पी, कि तुम तो अनहैप्पी हो, तुम खुश नहीं हो। यस, एंड ही वांट्स टू एस्केप। उसके हिसाब से, सैम के हिसाब से, ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम वार, वरी, फियर एंड इनसिक्योरिटी। किससे बचना चाहता था? वार, वरी, फियर एंड इनसिक्योरिटी। मेरे साथ बोलेंगे, वार, वरी, फियर एंड इनसिक्योरिटी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। जो प्रेजेंट टाइम का वर्ड है उसकी वार, वरी, फियर एंड इनसिक्योरिटी। एक बार और बोलो, वार, वरी, फियर एंड इनसिक्योरिटी से बचने के लिए वो अपने आप को थर्ड लेवल पे ले जाता है। इट मींस मैंने अभी कहा था ना कि किसी दुख से बचाने के लिए हम उसको इमेजिनरी वर्ड पे ले जाते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये वर्ड आपको चारों स्पेशली बहुत तरीके से लर्न करने हैं और इनमें से क्वेश्चन भी बने हुए हैं। दिस इज, सेम ये भी बोलता है, दिस इज ओनली अ वॉकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट। ये तो ये है कि खुली आंखों से सपना देखा हुआ है, चलते चलते तुम सपना देखते हो और उसके पूरे होने की संभावना के लिए तुम पीछे पड़ जाते हो कि वो पूरा भी होगा। सैम ने क्या कहा? सैम कौन था? साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। और उसने क्या कहा कि तुम प्रेजेंट टाइम की, तुम यू आर अनहैप्पी एंड यू वांट टू एस्केप फ्रॉम, बोलेंगे, वार, वरी, फियर एंड इनसिक्योरिटी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, एंड दिस इज ओनली अ वर्किंग ड्रीम फुलफिलमेंट। ये तो ऐसा हो गया जैसे वर्किंग ड्रीम है और वो फुलफिलमेंट करने की बातचीत चल रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ली कौन है? तो चार्ली 31 साल का है। चार्ली इज 31 ईयर्स ओल्ड। डिस्क्राइब करता है किसको? थर्ड लेवल को। किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है? मतलब चार्ली को जब ये बातें हो गई और सैम ने विश्वास नहीं किया, तो एक बार जब वो अपने ऑफिस से थोड़ा सा लेट हो गया था और लेट होने बाद में उसको ऐसा लगा कि मुझे मेरी वाइफ के पास में थोड़ा जल्दी जाना चाहिए। उसकी वाइफ का नाम था लुइसा। तो जल्दी जाने के लिए वो सबर्बन वे ढूंढ रहा होता है, मतलब है मेट्रोस वगैरह ढूंढ रहा होता है। इसी दौरान वो एक और गेट खोलता है जिसमें वो एंट्री कर जाता है। एंट्री करने बाद में वो ये बताता है कि मैंने थर्ड लेवल पे ये चीजें देखी। अब देखना कौन कौन सी चीजें देखी। आपको इसको 3 किस्तों में इसको लर्न करना है। पहली चीज, अच्छा, जब वो गया ना तो उसने देखा कि वहां एक ब्रास स्पाइटून्स रखा हुआ था। ब्रास मतलब है ब्रास का स्पाइटून, थूकदान रखा हुआ था। इज इट क्लियर? जो आज के जमाने में नहीं। उसके बाद में जो डोर्स थे और विंडोज थी, किसकी? जो ट्रेन के जो डोर्स थे, विंडोज थे, वो काफी स्मॉल थे और वुडन फ्रेम के थे। उसने एक टिकट बूथ भी देखा जिसका फ्रेम वुडन था। इज इट क्लियर? उसके बाद में क्लॉथ्स जस्ट लाइक 1890s। उसने देखा कि वहां जो लोगों ने कपड़े पहने हुए थे वो लगभग 1890 के आसपास के जो लोग पहना करते थे वैसे उनके कपड़े थे। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद में है फैंसी मस्टासिस। लोगों के काफी हैंडल बार्स मस्टासिस हुआ करती थी, बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी। इज इट क्लियर? ओके, यहां तक एक बात आपके क्लियर हो गई। सबसे पहले उसने क्या देखा? ब्रास स्पाइटून्स देखा। उसके बाद में उसने देखा कि वहां के जो लोग थे उन्होंने 80-90s के कपड़े पहने हुए थे, मतलब ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए थे। जो ट्रेन के डोर्स एंड विंडोज थे वो काफी स्मॉल थे और वुडन फ्रेम के हुआ करते थे। और उसके अलावा जो लोग थे उनके हैंडल बार मस्टासिस हुआ करती थी, मूछें काफी बड़ी बड़ी हुआ करती थी। इज इट क्लियर? ओके। इसके बाद में दूसरी चीज, इसको और क्लियर करने के लिए पास में एक पेपर बॉय खड़ा था, पेपर लेके बॉय खड़ा था। तो उसके पास में जाके, तो उसके पास में जो पेपर का ढेर था उसके ऊपर जब उसने नाम देखा तो इसके ऊपर जो नाम था इस पेपर का वो था द वर्ड, जो प्रेजेंट टाइम में नहीं चल रहा था। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2002 और 2005 के बीच में एक अखबार चलता था। जैसे मैं भी आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी मैं का भारत पढ़ा है, तो बोलेंगे सर मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है, क्योंकि अभी तो आपकी एज ही नहीं है। इट मीन्स 2022 टू 2002 से लेके 2005 तक ये द महका भारत नाम से एक न्यूज़पेपर चला था, इसको मैंने भी पढ़ा था। इज इट क्लियर? तो अभी जैसे मान लो कि मुझे कहीं द महका भारत नाम से कोई न्यूज़पेपर मिल जाए तो मैं बोलूंगा कि या तो मैं 2002 में आ गया और या फिर ये पेपर अभी लॉन्च होने लगे जो भी चल नहीं रहा है। जब इसने इस पेपर के ऊपर डेट देखी तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 डेट्स आने वाली हैं। पहली डेट है जून 11 1894, जून 11 1894।
जून 11 1894, इसके ऊपर डेट डली हुई थी। इज इट क्लियर? और अभी अभी हमने देखा कि इसको जो कपड़े दिख रहे थे लोगों के, वो कैसे दिख रहे थे? 1890 के आसपास के दिख रहे थे। इज इट क्लियर? और इसके ऊपर जो लीड स्टोरी थी, जो इसके ऊपर मेन स्टोरी थी, वो थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें 3 प्रेसिडेंट का जिक्र किया हुआ है। जैसे हमें पता है कि चार्ली के जो ग्रैंडफादर थे, दादोसा थे, वो स्टैम्प कलेक्शन का काम किया करते थे। और स्टैम्प कलेक्शन का काम बेसिकली कौन किया करते थे? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी किया करते थे। कौन किया करते थे? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। और एक प्रेसिडेंट का फिर से नाम आया है, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का जो फोटो था वो क्या था? द वर्ड नाम के एक न्यूज़पेपर पे था, जो चार्ली डिस्क्राइब करता है थर्ड लेवल पे। इज इट क्लियर? और द वर्ड अभी चलता है नहीं। और उसके ऊपर जो डेट थी वो थी जून 11 1894। दूसरी चीज, यस। और तीसरी चीज, जब उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करता हूं, थर्ड लेवल पे चला आ ही गया, जब 1894 में आ गया, तो मैं क्यों ना ग्लेसबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट ले लेता हूं। अब इसको ग्लेसबर्ग इतना क्यों याद आ रहा है? इट मीन्स ग्लेसबर्ग इसको बहुत अच्छा लगता था। अब क्वेश्चन ये आएगा, हाउ डिड चार्ली डिस्क्राइब ग्लेसबर्ग? ग्लेसबर्ग को क्यों, अच्छा ये अपने आप को थर्ड लेवल पे ग्लेसबर्ग में ले जाना चाहता था, तो कहीं ना कहीं पीसफुल एरिया रहा होगा, यस ना। अब देखते हैं, देखना, ये बात हो गई। टिकट विंडो पे उसने 2 टिकट मांगी, एक टिकट मांगी अपनी वाइफ के लिए और एक खुद के लिए। लेकिन जैसे ही पैसे काउंट करने लगता है, तो जो टिकट कलेक्टर था, टिकट काटने वाला था टिकट बूथ पे, उसने अपने पास में एक लॉकर था, उसमें देखा, ड्रॉवर में, तो उसमें देखा तो उसमें जो नोट्स है ना, वो पुरानी करेंसी थी और इसके पास में नई वाली थी। जैसे अभी 2015 में अगर मैं आज का वाला 500 का नोट आपको दूं, तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं नहीं सर ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप, हमें खुद को नहीं पता था कि 2016 में कि ऐसे नोट्स पे आ जाएंगे, 2000 का नोट भी आएगा। इज इट क्लियर? तो हम तो मना कर देंगे। तो इसके पास में पुरानी करेंसी थी और अपने भाई साहब के पास में क्या थी, और मांगी किसके लिए? ग्लेसबर्ग इलिनॉइस के लिए मांगे। आगे के बात समझ में, कितने टिकट मांगे? 2 टिकट। किसके लिए? ग्लेसबर्ग इलिनॉइस के लिए। 2 टिकट किस किस के लिए? एक खुद के लिए और एक अपनी वाइफ लुइसा के लिए। इस प्रकार से थर्ड लेवल को डिस्क्राइब करता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहली चीज क्या देखी? ब्रास स्पाइटोन्स देखा। उसके बाद में जो गेट्स थे, डोर्स थे, विंडोज थी ट्रेन की, वो क्या थी? स्मॉल थी और वुडन फ्रेम की हुआ करती थी। क्लोथ्स जो लोगों ने पहने हुए थे, कॉस्ट्यूम्स उन्होंने पहन रखा था, वो कैसा पहन रखा था? अराउंड 1890s। और वहां फैंसी मस्टासिस वगैरह भी हुआ करती थी। फिर इसको क्लियर करने के लिए जब आगे जाके देखा तो पेपर बॉय था, उसके बाद में जो पेपर था उसके ऊपर नाम लिखा था द वर्ड। द वर्ड प्रेजेंट टाइम में चलता नहीं था और इसके ऊपर जो डेट डली हुई थी वो थी जून 11 1894। इज इट क्लियर? और इसकी जो लीड स्टोरी थी इसके ऊपर, वो थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। इज इट क्लियर? अब वहां जब टिकट बूथ पे ये टिकट लेने गया, 2 किसके लिए? एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ लुइसा के लिए। ठीक है? और वो भी कहां के लिए? ग्लेसबर्ग इलिनॉइस के लिए। लेकिन इसके पास में क्या था? बट करेंसी बिल्स वर ओल्ड। लेकिन इसके करेंसी बिल्स क्या थे? ओल्ड थे। इसके पास में जो करेंसी थी वो ठीक नहीं थी। आगे बात मतलब पुराने बिल इसके पास में नहीं थे। वहां इसने पुराने नोट्स देखे और इसके पास नए वाले थे। तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे चीट करना चाहते तो तुम ज्यादा दूर भाग नहीं पाओगे। तो उसको लगा कि यार अगर मैं 1894 में भी आ रहा हूँ और आने के बाद में अगर मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि करेंसी के साथ में छेड़छाड़ बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी, तो उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो अगर मैं पीसफुल एरिया में आना चाहता हूँ और जेल में रहूंगा तो मतलब मैं तो वहां से भाग गया। अब दूसरे दिन इसने क्या किया? अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये वहां जाना क्यों चाहता था। इट मीन्स ग्लेसबर्ग के बारे में इसने कैसे डिस्क्राइब किया। तो देखना, ग्लेसबर्ग को ऐसे डिस्क्राइब किया, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। ऐसे बोलता है ग्लेसबर्ग में, क्योंकि इसके दादोसा की जगह थी जहां इसके दादोसा रहा करते थे, ग्रैंडफादर रहा करते थे। इज इट क्लियर? तो ग्लेसबर्ग में 5 चीजें हमें याद रखनी। पहली चीज, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बड़े बड़े पुराने फ्रेम के क्या हुआ करते थे? घर हुआ करते थे। एंड ह्यूज लॉन्स, उनके सामने बड़े बड़े लॉन होते थे। इज इट क्लियर? श्योर? ओके। रोड्स वर कवर्ड बाय द ट्रीज। रोड्स ट्रीज के द्वारा कवर करी हुई रहती थी, लाइक अ रूफ, उनके ऊपर रूफ सी बन जाती थी। यस। पीपल यूजुअली सेट इन देयर लॉन्स, लोग अपने लॉन में बैठ जाया करते थे। मैन स्मोकिंग सिगार, जो आदमी होते थे सिगार पीते रहते थे। एंड द वीमन जस्ट वेविंग द पाम लीफ एज ए फैन, और जो औरतें होती थी वो क्या करती थी? पाम लीफ से फैन करती रहती थी। एंड समर इवनिंग्स वर जस्ट ट्वाइस, समर इवनिंग्स डबल होती थी, क्योंकि जल्दी बैठ जाया करते थे वो, काफी लेट तक वो बातें करते रहते थे, तो समर इवनिंग्स बड़ी हो जाया करती थी। अब देखना वही बात है, 5वीं चीज याद रखनी है। बिग और फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स, रोड्स कवर्ड विद ट्रीज,
जो रोड्स होती थी ट्रीज से कवर होती थी। पीपल सेट इन देयर लॉन्स, लोग अपने लॉन में बैठ जाया करते थे। मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड वीमन वेविंग पाम लीफ फेंस, जो पाम लीफ से बने हुए जो फेंस होते थे उनसे वो वेव करते रहते थे, यस ना, हवा डालती रहती थी। और समर इवनिंग्स वर जस्ट ट्वाइस, समर इवनिंग लगभग 2 गुना बड़ी होती थी। अब क्वेश्चन ये है, हाउ डिड चार्ली डिस्क्राइब ग्लेसबर्ग? तो 5 चीज याद रखनी है। हाउसेस कैसे थे? ओल्ड फ्रेम, ओल्ड देखेंगे यहाँ, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स, और रोड्स वर कवर्ड बाय ट्रीज, ओके, people sat in their lawns and smoking cigars, especially men, and women just waving the palm leaf as a fan. Summer evenings were just twice, or you can say double. Clear? अच्छा जी। अब वो और भी ज्यादा पीसफुल कैसे लगता था? ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, अभी पहले वर्ल्ड वॉर में 20 साल बाकी थे, मीन्स काफी पीसफुल एरिया था। 20 साल कैसे बाकी है? हमें पता है पहला वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 को हुआ था। तो 14 से लेके अगर 94, ये देखो डेट डली हुई थी ना वहां 94, तो 94 से 14 तक जाएंगे तो 20 इयर्स बच जाएंगे। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखो आगे भी और मेंशन किया हुआ है, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर मोर देन 40 इयर्स ऑफ, और अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को 40 साल से भी ज्यादा सालों का समय था, क्योंकि हमें पता है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उसकी जो ईयर था वो 1939 to 45 था। तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी कम से कम 40 साल या उससे भी ज्यादा का समय था। इट मीन्स वहां लगभग हर तरफ शांति थी। और सैम ने क्या कहा था कि वांट टू एस्केप फ्रॉम द वॉर, वरी, फियर एंड इनसिक्योरिटी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड, ओके। अब ये वहां से भाग गया और आने के बाद में दूसरे दिन जैसे लंच हुआ और ये क्या हुआ, उसने अपने बैंक में गया और वहां से $300, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने डॉलर उसने ली? $300 वहां से निकाली और ड्रिव कर ली और गोट ओनली लेस देन $200 ऑफ ओल्ड करेंसी, पुरानी करेंसी के लेस देन $200 उसको मिले। एक कॉइन टेलर के पास गया, बैंक से $300 निकाली अपनी और उसके पास आके पुराने नोट ले आया, क्योंकि उसको तो ग्लेसबर्ग में जाना था ना, और ये जो अमाउंट था ना उसको एक तरफ के पति पत्नी के दोनों के लिए ही सफिशिएंट हुआ करता था। इज इट क्लियर? लेकिन जैसे ही वहां से नोट लेके आया और वापस थर्ड लेवल पे जाता है, थर्ड लेवल तो इसको मिलता ही नहीं। इज इट क्लियर? तो इसको टेंशन हो जाती है। अब लुइसा ने ऐसे कहा कि अगर दोबारा से वहां गया ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगी मैं। आगे के बात समझ में, क्योंकि ये तो पागलपन की हरकतें करने लग गया था। पहले तो ठीक था, थर्ड लेवल ही ढूंढा करता था, लेकिन भाई साहब ने 300 रुपए निकाले ओरिजिनली और पुराने नोट लेके घूम रहा, 2-2 हजार के, कैसे कोई लेने वाला है इनको? आगे बात समझ में, श्योर। लेकिन अचानक से अब ये क्या हो गया, जैसे फ्री हो गया, बेचारा बेरोजगार हो गया। पहले तो थर्ड लेवल के लिए ढूंढता रहता था, अभी बेरोजगार हो गया। तो इसने क्या किया, दोनों ने मिलकर जो इसके दादू साहब का चलाया हुआ स्टैम्प कलेक्शन था उसको एक बार क्या करते देख रहे थे, और वहां उनको एक फर्स्ट डे कवर मिला जो कि वहां नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद में लुइसा और ये चार्ली दोनों ही थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए लग गए। तो ऐसा क्या हुआ, तो उस फर्स्ट डे कवर का के ऊपर क्या था क्या नहीं था, आप देखते हैं। फर्स्ट डे कवर क्या होता है पहले ये देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डे कवर, ओके। तो अब देखेंगे फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे। When a new stamp is issued, जब एक नया स्टैम्प इशू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, और स्टैम्प कलेक्टर्स उनमें से कुछ को खरीद लेते हैं। इज इट क्लियर? और उसके बाद में ये क्या करते हैं, यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स, और ये एनवलप के ऊपर उसको पेस्ट करके उसको अपने ही एड्रेस पे भेज लेते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। सेम डे, उसी दिन अपने आप को भेज लेते हैं। पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, जो पोस्ट मार्क लगता है वो क्या कर देता है, इसकी डेट को प्रूव कर देता है। फॉर एग्जांपल आज के डेट पे महाराणा प्रताप का एक स्टैम्प इशू हुआ और मैं हूं टिकट कलेक्टर, आई मीन टू से टिकट कलेक्ट करने वाला। इज इट क्लियर? तो मैं इसको आज की डेट पे परचेज कर लूंगा और इसको मेरे ही एड्रेस पे एक एनवलप पे एड्रेस डाल के इसको पेस्ट कर लूंगा। तो जैसे पोस्ट मार्क लगेगा ना उसके ऊपर, तो पोस्ट मार्क पे भी आज की डेट डलेगी और वो लॉन्च भी आज का हुआ था, यस ना। तो क्लियर हो जाएगा कि जिस दिन ये स्टैम्प इशू हुआ था उसी दिन मैंने इसको क्या कर लिया था, परचेज कर लिया था। आगे बात समझ में, दोबारा से देखेंगे। व्हेन न्यू स्टैम्प इज इशूड, टिकट कलेक्टर्स परचेज सम, और यू कैन से बाय सम, दे यूज देम टू जस्ट पेस्ट ऑन एन एनवलप टू देमसेल्व्स द सेम डे, द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। इज इट क्लियर? और उसके बाद में लिखा हमने
दे आर नेवर ओपन, उनको कभी खोला नहीं जाता है। क्यों? बिकॉज इट हैज ब्लैंक पेपर इन इट, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ब्लैंक पेपर ही डाला जाता है, एंड इट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। आपको फर्स्ट डे कवर समझ में आ गया, और पीछे वाली जितने भी क्वेश्चन है पूरे समझ में आ गए। जो फर्स्ट डे कवर उन्होंने देखा, उसके एनवलप पे जो डेट डली हुई थी और जो एड्रेस था वो कुछ अलग था। तो जो फर्स्ट डे कवर उन्होंने देखा अपने जो स्टैम्प कलेक्शन था उसमें था द पोस्ट मार्क शोड जुलाई। अब की बार जो फर्स्ट डे कवर पे जो डेट थी वो थी जुलाई 1894। अब आपके सामने दो डेट्स आ चुकी हैं। एक हमने देखा था जून 11 1894, और एक हमने देखी जुलाई 1894। दोनों डेट्स आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। इसको लर्न करने का तरीका देखना आप। हमने फर्स्ट डे कवर पहली बार देखा, ओके। हमने जो देखा ना, हमने पहले पढ़ा अखबार जिसमें था 11 जून 1894, और उसके बाद में पढ़ा हमने पूरे चैप्टर में फर्स्ट डे कवर। तो बाद में पढ़ा तो बाद वाला महीना, और पहले पढ़ा तो उसमें पहले वाला महीना। 11 और 18 में से पहले 11 आती है, इसलिए न्यूज़पेपर पे थी जून 11 1894, और इसमें थी जुलाई 18 1894। इज इट क्लियर? इट मीन्स जो बाद में आया उसको बाद में जो हमने पढ़ा उसके साथ लगाना है, और जो पहले डेट आई तो पहले हमने न्यूज़पेपर पढ़ा तो पहले वाली डेट, और बाद में हमने फर्स्ट डे कवर पढ़ा तो उसके बाद वाली डेट हम यहाँ राइट कर देंगे। इज इट क्लियर? सो जो फर्स्ट डे कवर था उसके जो एनवलप था उस पर पोस्ट मार्क था वो शो करता था डेट कौन सी थी, जुलाई 18 यहाँ 19 लिखा हुआ है, यहाँ 18 राइट करेंगे, सॉरी 1894। इज इट क्लियर? एंड एड्रेस वो जो इसके ऊपर एड्रेस था वो ग्लेसबर्ग इलिनॉइस, मतलब दादो साहब के एड्रेस पे इसको पहुंचाया हुआ था। लेकिन इसमें ट्विस्ट जो था वो ये था, इट वॉज मेड टू ग्रैंडफादर, ये दादाजी के लिए भेजा हुआ एक वो था फर्स्ट डे कवर था, बट एड्रेस्ड चार्ली। लेकिन ये इसके अंदर जो हमने पहले पढ़ा कि जो फर्स्ट डे कवर के अंदर पेपर होता है वो ब्लैंक होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा हुआ था और वो चार्ली को एड्रेस करता था, चार्ली को संबोधित करता था, और भेजा किसके द्वारा गया था? सैम के द्वारा भेजा गया था, क्योंकि इसके ऊपर जो सेंडर्स का सिग्नेचर था वो सैम था। इज इट क्लियर? सैम ने भेजा था दादोसा के एड्रेस पे, लेकिन वो एड्रेस किसको करते हुए भेजा था? चार्ली को, जो इम्पॉसिबल था, बिकॉज हमने पहले पढ़ा चार्ली केवल ही 31 साल का था, 31 ईयर्स ओल्ड। ओके, आगे चलते हैं। उसमें उसने लिखा कि, और इस लेटर के थ्रू उन्होंने बताया सैम ने, ही फाउंड थर्ड लेवल, कि उसको थर्ड लेवल मिल गया था बिफोर 2 वीक्स। इट मीन्स उसको 2 सप्ताह पहले थर्ड लेवल मिल गया था। हुआ कुछ यूं था, 2 सप्ताह पहले सैम वेनियर, जो सैम का फुल नेम था, सैम वेनियर, चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, 2 सप्ताह पहले ही गायब हो गया था। तो उनको पहले से भी टेंशन थी कहाँ चला गया, और उसका लेटर उसको मिल गया। तो 2 सप्ताह पहले, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उसको चार्ली को वहां सैम को वहां पहुंचे कितना समय हो गया था, तो 2 सप्ताह वहां पहुंचे हुए हो गया था। ठीक है, और अभी वो बताता है कि अभी उसको ही वॉज इन्वाइटेड ऑन ए लेमनेड, उसको लेमनेड पे बुलाया गया था। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी करे कि उसको किस चीज के लिए बुलाया गया था, टी पार्टी पे बुलाया गया था या फिर किसी फिश पार्टी वार्टी पे बुलाया गया था, तो आप बोलेंगे उसको लेमनेड की एक जो उसका इन्विटेशन था वो था। इज इट क्लियर? और उसने उनको मोटिवेट भी किया, चार्ली और लुइसा को मोटिवेट किया कि तुम अपने थर्ड लेवल का जो सर्चिंग है उसको जारी रखो। ही ऑल्सो मोटिवेटेड टू सर्च थर्ड लेवल, और उन्होंने क्या किया, सैम ने उन दोनों को मोटिवेट भी किया थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए। अब देखते हैं, दूसरे दिन जो चार्ली था उस कॉइन जो डीलर था उसकी शॉप पे जाता है, और वहां जब उसने देखा तो उसको पता लगा कि सैम हैड बॉट $800 ऑफ ओल्ड करेंसी। उसने क्या कर ली थी, पुरानी करेंसी जो थी उसके 800 रुपए की जो डॉलर थी वो ले ली थी, जिसकी वजह से बाय दिस मनी, इस पैसे से $800 से he could set up, वो सेटअप कर सकता था क्या, a little hay feed and grain business। दोबारा देखेंगे क्योंकि 1894 में अभी वाला बिजनेस चल नहीं सकता था, और उस समय केवल इतना ही होता था कि खुद खा लें और साथ में जो उनके जानवर वगैरह होते थे उनके लिए। तो इन $800 से उसने ग्लेसबर्ग में 1894 में क्या कर लिया था, एक सेटअप कर लिया था किसका, लिटिल हे, जो सूखा चाह रहा था उसका, फीड जो उसके साथ में खाने पीने का जो मटेरियल होता वो, और साथ में ग्रेन, अनाज का बिजनेस वहां स्टार्ट कर लिया था। ही कुड नॉट रन हिज ओल्ड बिजनेस, वो अपना पुराना बिजनेस वहां नहीं चला सकता था। पुराना बिजनेस इट मीन्स ही वॉज ए साइकियाट्रिस्ट,
वो एक मनोचिकित्सक था और किसी भी कंडीशन पे वो अपना बिजनेस वहाँ नहीं चला सकता था। रीजन कि उस समय लोगों को स्ट्रेस होता ही नहीं था और वहाँ काफ़ी पीस था, क्योंकि ये बात है 1894 की, जिसके बाद में 20 साल बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 40 साल से भी ज़्यादा समय लगा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का। तो उम्मीद है ये वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो लाइक जरूर करें, और आपको कमेंट भी करना आप कहाँ से देख रहे हैं, और साथ में आपको ये भी लिखना है कि आगे आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। अगर आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।